करते हैं ये समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था वो चल रहा था सेमेस्टर सेकंड, और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें यूनिट नंबर 4 के अंदर हम पेपर सेकंड की बात कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असंतृप्त मोनोकार्बोनिक अम्ल है। अब हम देखते हैं कि असंतृप्त मोनोकार्बोनिक अम्ल होते क्या हैं। वह हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसके अंतर्गत हमें क्या मिलते हैं, डबल बॉन्ड मिलते हैं। क्या मिलते हैं हमको? डबल बॉन्डिंग देखने को मिलती है या बहुबंध देखने को मिल जाते हैं। वही क्या कहलाते हैं? मोनोकार्बोनिक असंतृप्त मोनोकार्बोनिक अम्ल कहलाते हैं। तो लिख लेते हैं इसको। वह हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसमें क्या हो? बहुबंध हो। क्या उपस्थित हो? बहुबंध उपस्थित हो, तो इसका ही क्या कहते हैं हम? असंतृप्त मोनोकार्बोनिक अम्ल कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख यौगिक तो प्रमुख संरचनाएं नाम आते हैं, उनको याद रखना आवश्यक है। पहले हम बात करते हैं एक्रोलिक की। पहले हम किसकी बात करते हैं? एक्रोलिक की। एक्रोलिक निर्माण किसका होता है? इस प्रकार से कार्बन के लीजिए कितने हैं? 3 डबल बॉन्ड है तो इन लगता है, तो प्रोपी अनुलग्न लगा दिया, प्रोपेनोइक अम्ल। क्या बन गया है? प्रोपेनोइक अम्ल। दूसरा लिख लेते हैं यहाँ पर एक्रोलिक। सिमिलर बढ़ जाए, सिर्फ मेथिल समूह इसके अंदर ऐड हो जाएगा। आईपीसी नाम 1 और 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। बात करेंगे, वो बात करने वाले तीसरे की। अब सभी के आगे क्या लगा दीजिए? अम्ल लगा दिए। एक्रोलिक अम्ल, मैथ एक्रोलिक अम्ल। अब जो हम तीसरे की जब बात करते हैं, तीसरा हमारे पास आता है क्रोटोनिक अम्ल। क्या आ जाता है? किस प्रकार से बनती है? इस प्रकार से। कार्बन के लिए रोटे कितने हैं? 4 है, तो इसको बोलते हैं ब्यूट। 1 2 डबल बॉन्ड कितने हैं? 2 पर 2 इनोइक अम्ल। चौथा देखते हैं लीजिए 3 प्रोप ओइक प्रोपेनोइक अम्ल। अब हम बात करते हैं पांचवें की। इसके अंदर आता है एक सिनेमिक अम्ल। सिनेमिक अम्ल किस प्रकार से बनता है? C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और COH। इससे किसका निर्माण होता है? सिनेमिक अम्ल का निर्माण होता है। और छठे की हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं छठे की। H3 ये क्या होता है? वसा या तेल का सूत्र होता है, वसा या तेल का। ठीक है, अब हम क्या बात करने वाले हैं? जो हम बात करें मोनोकार्बोनिक अम्ल के बनाने की विधियों के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करेंगे? बनाने की विधियों के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं
एक्रोलीन के द्वारा। किससे करेंगे हम? एक्रोलीन की बात करेंगे, एक्रोलीन से। किस प्रकार से होती है एक्रोलीन संरचना? इस प्रकार से। सिल्वर ऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवा दीजिए और हमारे पास कुछ इस प्रकार से क्या बनाती है? प्रोपेनोइक अम्ल, या इसको क्या बोलते हैं? एक्रोलिक अम्ल का क्या होता है? निर्माण होता है। दूसरे बना लेते हैं हम हैलो अम्लों से। हैलो अम्लों से बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या निकल जाता है इससे? OH निकल जाता है। क्या निकल जाता है? OH। OH कौन सा लेके जाएगा? यहाँ पर होगा O नेगेटिव। यहाँ से क्या लेके जा रही है? OH लेके चला जाता है। साथ ही क्या होगा? इससे क्लोरीन भी निष्कासित हो जाएगी। और क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं हम हाइड्रोक्सी अम्लों से। किससे बात करेंगे? हाइड्रोक्सी अम्लों से बात करते हैं। इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो इससे क्या निकलने वाला? जल का अणु क्या बना लेता है? ये अगले हम बात करेंगे एसिटिलीनों से। एक एसिटिलीन किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है। हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवा दीजिए, ये बना लेता है H2CaCN। इसका क्या कराएंगे हम? जल अपघटन। जल अपघटन कराएंगे तो कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं, संरचना बना लेते हैं। इसके अलावा पार्किंसन और नेवेजेलेन नाम देख लेना। पार्किंसन और नेवेजेलेन जो रिएक्शन है, हमने पिछले जो हमने करवाया था आपको लेक्चर, उसके अंदर हमने कंप्लीट करवा लिए, वहाँ से देख लेना। एक बार पुनः देखते हैं इसको। मोनो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके अंदर बहुबंध जो उपस्थित होते हैं उसी को क्या कहते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इनकी जो प्रमुख संरचनाएं की बात करेंगे, एक्रोलिक। दूसरी हमारे पास जो संरचना आती है मेथा एक्रोलिक। तीसरा हमारे पास आता है क्रोटोनिक अम्ल। चौथी जो संरचना हमारे पास आती है वो आती है सिनेमिक अम्ल। और एक जो संरचना आती है प्रोपेनोइक अम्ल आती है। इसके बनाने की जो विधियों की बात करें तो पहली विधि आती है हमारे पास एक्रोलीन के द्वारा आप बना सकते हो इसको सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके। दूसरी जो रिएक्शन है वो हैलो अम्लों के द्वारा इसकी रिएक्शन करवा सकते हो। तीसरी आती है हाइड्रोक्सी अम्लों से और चौथी और आखिरी आती है एसिटिलीन से। पार्किंसन और नेवेजेलेन जो रिएक्शन है आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख ली, तो वहाँ से भी आप इसको नोट डाउन करके याद कर सकते हैं। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए। अब देखिए जो हम बात करेंगे इसकी कुछ केमिकल रिएक्शनों के बारे में बात करेंगे। पहली रिएक्शन आएगी इसकी योगात्मक अभिक्रिया। इसकी बात करने वाले हैं योगात्मक अभिक्रिया। देखिए योगात्मक जब अभिक्रिया की बात करते हैं ना तो इसके अंदर हमें पता है अल्फा और बीटा, मैंने कहा स्थितियों पर आपके क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। मतलब ये कोई कार्बनिक श्रृंखला है, इसमें कोई CO समूह जुड़ा हुआ है। जो पहला कार्बन होता है वो अल्फा, दूसरा बीटा, और यहाँ पे क्या दिखा देता है आपको? गामा दिखा देता है। अल्फा और बीटा जो कार्बन है और इसमें साथ में क्या पाया जाता है? मैंने आप कहा था डबल बॉन्ड पाया जाता है। इस
डबल बॉन्ड पाए जाने के कारण, इस डबल बॉन्ड पाए जाने के कारण यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल, अर्थात मैं बात करूँ नाभिक स्नेही की, तो वो उनकी तीव्रता क्या होती है, बहुत कम होती है। नाभिक स्नेही क्या होती है, तीव्रता कम। नाभिक स्नेही क्या होती है, तीव्रता कम होती है, और इसी कारण से ये क्या कहते हैं, विपरीत मार्कोनिफ नियम का पालन करते हैं। विपरीत मार्कोनिफ, ठीक है, एंटी मार्कोनिफ लॉ का ये पालन करते हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं। मैंने क्या कहा कि हम बात करते हैं अल्फा बीटा कार्बन डबल बॉन्ड द्विबंध के कारण क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी तीव्रता कम हो जाती है। तीव्रता कम हो जाने के कारण विपरीत मार्कोनिफ का नियम पालन करता है। मार्कोनिफ नियम क्या होता है कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, परंतु विपरीत है तो जहाँ विपरीत में क्या हो, हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर पहले से क्या हो, हाइड्रोजन की कमी दिखाई देती है आपको। ये मैंने बना लिया कोई भी असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी रिएक्शन हम देखते हैं। एकदम H3O+ एक HBr। अब देखिए ये कुछ इस प्रकार से टूटता है OH और H, ये भी H+Br। अब देखिए हाइड्रोजन की बात करें, अधिकता कहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर विपरीत मार्कोनिफ नियम होता तो H यहाँ पर आके जुड़ जाता, परंतु यहाँ पर नहीं जुड़ने वाला H कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर जहाँ पर कमी है, और यहाँ पर जुड़ जाता OH। हाइड्रोक्सी अम्ल इसका निर्माण कर लिया है, और यहाँ पर क्या जुड़ता था, Br। इस प्रकार से अब हम जो बात करेंगे इसकी क्रिया भी देखिए। इसकी बात करने वाले क्रिया विधि की। क्रिया विधि की बात करें तो इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार CH2CH C डबल बॉन्ड O और OH, ये और दोनों एक ही हैं। अब मैं क्या कराता हूँ, इससे प्रोटॉन जोड़ लेता हूँ, कोई रिएक्शन करवाता हूँ। प्रोटॉन से रिएक्शन करने के बाद में जहाँ O है उसके साथ ही आकर जुड़ जाते हैं, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड चला जाता है यहाँ पर। यहाँ पर जाने के बाद में कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ये। ठीक है, और ये जो आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये चला जाता है इधर। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड दिखाई देगा वो चला जाता है इधर। चाहो तो आप उसको अलग अलग पदों में भी समाप्त कर सकते हो, चाहो तो एक पद में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH COH और OH, और यहाँ पर। ठीक है, पहले इसको एक पद को समाप्त कर देते हैं, इसको ही कर देते हैं यहाँ ऐसे। ठीक है, अब जब बात करें हम अपन, ये कहाँ जाता है, ये जाता है इधर। ये इधर जाने पर कहाँ जाता है, ये इधर जाएगा तब ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके अनुनाद को। अनुनाद को देखोगे तो पूरे के संरचना बना लेते हैं हम बिना बंध के। तो देखोगे तो बंद कुछ इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ तक। तो ये अनुनादी संकरण है। अब इसी अनुनादी की बात करें, OH। ठीक है, अब इसकी जब रिएक्शन आप Br- से कराते हो, न्यूक्लियोफाइल से करवाते हो, तो ये बन जाता है Br। ये हो जाता है इनोल रूप। अब जब एक और बात करें, यहाँ से अगर प्रोटॉन का अगर तुम्हें निष्कासित प्रोटॉन निष्कासित हो जाए तो ये बना लेता है कीटो रूप।
ये क्या बना लेता है, कीटो रूप बना लेता है। एक बार पुनः देख लेते हैं इसी को, क्रिया विधि को, एकात्म अभिक्रिया को। देखिए ये मैंने प्रोपेनोइक एक्रोलिक बना लिया है। एक्रोलिक कि जब रिएक्शन आप HBr और H3+ से करते हो तो इस प्रकार से प्रोडक्ट बनता है। विपरीत मार्कोनिफ का नियम का पालन करता है, अर्थात जहां पर आपको हाइड्रोजन कम दिखाई दे रहा होगा वहां पर तो हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और जहां पर आपको हाइड्रोजन कमी ज़्यादा है वहां पर क्या OH समूह अर्थात न्यूक्लियोफाइक OH या Br जुड़ जाता है। ये इसकी क्रिया विधि है। क्रिया विधि में मैंने पहले प्रोटॉन को ऐड किया है, प्रोटॉन यहाँ पर ऐड हो जाता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये OH+ हो जाता है, और ये बंद घूमकर क्या होता है यहाँ पर इसको समाप्त कर देता है, डबल बॉन्ड कार्बन क्या आ जाता है, कीटैन का निर्माण हो जाता है। फिर ये बॉन्ड यहाँ पर घूमकर तो कीटैन समाप्त हो जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, और CH2 पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यही क्या अनुनाद है, और अनुनाद क्या होता है, यहाँ से ऐसे घूम रहा है, ये इसकी अनुनादी स्थिति है। फिर हम क्या करते हैं, कोई न्यूक्लियोफाइड Br ब्रोमीन की रिएक्शन करवाते हैं। एक बार क्या बनता है हमारे पास इनॉल का निर्माण होता है, एक बार क्या होता है कीटो रूप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कीटो रूप का निर्माण होता है। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम द्विबंध प्रतिस्थापन को पढ़ने वाले हैं। अब देखिए हम जो बात करने वाले हैं द्विबंध की प्रतिस्थापन की। द्विबंध का प्रतिस्थापन किस प्रकार से होता है, द्विबंध प्रतिस्थापन की बात करेंगे, द्विबंध के प्रतिस्थापन की। तो हम जो बनाने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। 5 कार्बन हम इसमें ऐड करने वाले हैं, 1 2 3 और ये 4 और ये आ जाता है 5, ठीक है। और इसमें क्या आता है आपको पता है, डबल बॉन्ड। कार्बन की सोचता देख लीजिए, 1 2 3 और 4 हो जाती है। इसकी बात कर ले तो 1 2 3 है, तो यहाँ पर भी आप कर लीजिए 4, और इसकी बात करें तो ये CH2 इस प्रकार से। एक 2 3 4, ठीक है, इस प्रकार से। साथ में हम क्या करते हैं NOH के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब पता होना चाहिए आपको अल्फा बीटा और ये गामा। इस रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं कि जो अल्फा वाला है ना, अल्फा वाला जहाँ बंद आपको दिखाते हैं उस स्थिति पर बनने की, द्विबंध बनने की संभावनाएं अधिक थी, वो ज़्यादा बनता है। प्रतिस्थापन होने के बाद कुछ रिएक्शन इस प्रकार से हो जाएगी, CH2 CH और COH, 2 4 और इसकी 4, ठीक। इस प्रकार से क्या हो जाता है, द्विबंध का प्रतिस्थापन हो जाता है। क्रिया विधि से आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्रिया विधि के अंदर हम इसको एक प्रोटॉन निष्कासित, पहले प्रोटॉन निष्कासित कर लेते हैं। प्रोटॉन क्या कर देते हैं, निष्कासित ही कर देते हैं। प्रोटॉन निष्कासित करने के बाद संरचना कुछ किस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से। कार्बन सम्मेलन एक प्रोटॉन को निष्कासित करने के बाद संरचना कुछ इस प्रकार से बनी, ठीक है। अब क्या होगा वो देखते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन माइनस रिएक्शन करा दीजिए, इससे OH माइनस जाएगा, OH माइनस कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज शो होगा इधर। ये जो पॉजिटिव चार्ज है बात करें तो वो कहाँ चला जाता है, कुछ यहाँ पर चला जाता है, और ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है कुछ यहाँ पर। तो ये किस प्रकार से प्रोडक्ट बना लेगा देखते हैं। ठीक है। अब जब मैं बात करूँ यहाँ पर, पहले हम अनुनादी संरचना की बात करते हैं, अनुनाद की देख लेते हैं। अनुनाद की जब बात करोगे आप, बिना बॉन्ड के मैं बात करूँ तो कुछ अनुनाद यहाँ से
तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, नॉर्थ आपको देखने को मिल रहा है। ये क्या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये नाद स्थिति होगी इसकी। नाद स्थिति होने के बाद में ये क्या होता है कि इसमें एक क्या होता है, प्रोटॉन आके ऐड हो जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पर भी एक प्रोटॉन में ऐड मानो, तो इस प्रकार से क्या होती है, रिएक्शन होती है। अब तीसरी जो रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रॉन का निर्माण। किसका निर्माण, इलेक्ट्रॉन का। किसका देखने वाले, इलेक्ट्रॉन का निर्माण देखने वाले। इलेक्ट्रॉन के जो निर्माण के लिए हम क्या लेते हैं, 5 कार्बन ले लेते हैं, ठीक है, COH डबल बॉन्डिंग। विशेषता देख लीजिए इसकी, 2 और 3 4, ठीक, CH2 CH2 इस प्रकार से। अब क्या करना है आपको, ये आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर ऐड हो जाएगा आकर, ये बना लेता है CH3, पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा CH2, ठीक है। अब बंद यहाँ पर चला गया, जो बाकी जो श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है CH2 और COH और C1 डबल बॉन्ड O, वो यहाँ पर आकर इस प्रकार से ऐड हो जाती है। अब क्या होगा, ये इसके साथ क्या बना लेगा, बंध बना देता है। क्या बना लेगा, ये आकर इसके साथ बंध बना लेता है। और जब बंद बना लेगा ना, देखिए कार्बन की जरूरत कितनी होती है, 4 होती है, तो 1 2 3 और 4 5 है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज में क्या हो जाता है, H प्रोटॉन वापस निष्कासित कर लीजिए। निष्कासित करने के बाद में ये क्या बनाता है, कुछ इस प्रकार से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निर्माण करता है। क्या करता है, कुछ इस प्रकार से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का निर्माण करता है। द्विबंध प्रतिस्थापन को पुनः देख लेते हैं। द्विबंध प्रतिस्थापन का अर्थ है कि जो द्विबंध का प्रतिस्थापित कर देना, यहाँ पर आक्रेट हो जाता है, NOH की उपस्थिति में रहते हैं, ये इसकी क्रियाविधि है। फिर था हमारे पास इलेक्ट्रॉन का निर्माण। आशा करते हैं जो आज के लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।